जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सेटेड जुलाई 2024 के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग एक गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके इसमें आंसर को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में क्या कहा गया है कि बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं, बल्कि बस्तर की उन परंपराओं के संदर्भ में जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने आवास की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भाव में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगे। तो इसमें दिया गया है कि हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पक्षी और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृति को अपने शरीर पर धारण किए हुए काठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। धूप, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें हमारे अनेक अनेक की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज को विषय में हम सब कुछ बता सके, जो इस गांव के लोगों की दृष्टि से कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुघड़ आकृति काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती है, अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव में वहीं लाल, पीले, हरे चकट रंगों में इन प्रस्तों स्तंभ पर चित्रित है, लेकिन इन काष्ठ माध्यम के से प्रस्तर में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मकता तक ही सीमित नहीं, बल्कि बस्तर के अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे हैं परिवर्तन का संकेत भी है। फिर उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्र शब्द है। तो चंद्र शब्द इसमें क्या है? तो पहला क्वेश्चन में बताना है आपको इसमें चंद्र शब्द क्या है। तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है या विदेशज है। तो इसमें चंद्र शब्द क्या है? तो चंद्र शब्द इसमें तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। चंद्र शब्द तत्सम है। इसमें दिया गया है चंद्र तत्सम है, इसका तद्भव शब्द चाँद होगा। तो चंद्र का तद्भव क्या होगा? तो चाँद होगा। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर जो के त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अवसान का विलोम क्या होता है। तो अवसान का विलोम इसमें बताना है आपको कि आविर्भाव, समाप्ति, अंत, पतन। तो अवसान का विलोम क्या होता है? तो आविर्भाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। अवसान का विलोम आविर्भाव होता है। इसमें दिया गया है कि अवसान का विलोम शब्द आविर्भाव है। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं। तो आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है। उत्थान का पतन होता है। समाप्ति का असमाप्ति होता है। तो आदि का विलोम क्या होता है? तो अंत होता है। उत्थान का पतन, समाप्ति का असमाप्ति। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है सुघड़ शब्द में सु है। तो सुघड़ शब्द में सु क्या चीज़ है? प्रत्यय है, उपसर्ग है, संज्ञा या सर्वनाम। तो सुघड़ शब्द में क्या है? तो इसमें उपसर्ग है। सुघड़ में सु शब्द उपसर्ग है। उपसर्ग में शब्द पहले जुड़ता है। इसमें दिया गया है कि सुघड़ शब्द में सु उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो सु उपसर्ग से बने हुए अन्य शब्द कौन कौन से आते हैं? तो स्वागत, सुयस, ये जो कि सु उपसर्ग से बने हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि विघटन का पर्याय नहीं है।
तो विघटन का पर्याय कौन सा नहीं है? तो इसमें ध्वंस ये जो कि विघटन का पर्याय है, छीड़ता ये भी विघटन का पर्याय है, नाश ये भी विघटन का पर्याय है, निर्माण निर्माण जो कि ये विघटन का पर्याय वाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि विघटन का पर्याय निर्माण नहीं है। निर्माण का मतलब होता है रचना या बनावट, जबकि ध्वंस, छेड़ता, नाश, पतन, विध्वंस, क्षय, विनाश आदि जो कि ये विघटन के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर इसके बाद दिया गया इसमें क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। तो इसमें बताना है कि कोई प्रथा है कि परंपरा कैसे बनती है। जब वह दीर्घकालीन तक बनी रहती है तो वह परंपरा के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। कोई प्रथा दीर्घकालिक तक बनी रहकर परंपरा बन जाती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मोटिफ में निम्नलिखित चित्र नहीं है। इसमें कौन सा चित्र नहीं है? तो उसमें दिया गया था सूर्य चंद्रमा भी दिया गया था, बस्तर के विशिष्ट आकार भाव में पशु पक्षी भी दिया गया था और अनुष्ठानिक चित्र भी दिया गया था, जबकि शिव पार्वती उसमें नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें पूछ रहा है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भाव में कौन सा चित्र नहीं था। तो शिव और पार्वती ये जो कि नहीं था। इसमें दिया गया है कि बस्तर के विशिष्ट आकार भाव शिव पार्वती का चित्र नहीं है, जबकि सूर्य चंद्रमा, पशु पक्षी तथा अनुष्ठानिक चित्र बस्तर के विशिष्ट आकार भाव के चित्र हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि इन आकार भावों जिसे मोटिफ का रंग है, तो कौन सा मोटिफ का रंग उसमें था? तो लाल था, पीला था और हरा था। लाल, पीला और हरा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, लाल, पीला और हरा। इन आकार भावों में मोटिफ का रंग लाल, पीला, हरा था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि आकार भाव मोटिफ में प्रचलित मोटिफ है। तो आकार भाव में उसमें क्या प्रचलित था? तो धार्मिक अनुष्ठानिक। तो धार्मिक अनुष्ठानिक उसमें था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। आकार भाव में प्रचलित मोटिफ धार्मिक अनुष्ठानिक है। फिर इसके बाद आता है जो कि ये सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो 7 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो गद्यांश के आधार पर तो बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है जो कि उसमें दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें सही है। पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्यौहार कहने लगते हैं, तो जबकि ये गलत है, गद्यांश में ये नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन बी वाला इसमें राइट होगा। फिर सी वाला है इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, तो ये भी उसमें था। सुघड़ आकृतियाँ काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती थी, तो ये भी इसमें था। तो इसमें बी वाला राइट होगा, यही नहीं था। दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्यौहार कहने लगते हैं, वाक्यांश सही नहीं है। तो गद्यांश के अनुसार इसका वाक्यांश क्या है? तो पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं, जबकि शेष विकल्प इसके सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें दिया गया है एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके इसमें आंसर को ढूंढा है। इसमें दिया गया है काव्यांश क्या दिया गया है? मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, खालसी मिट्टी और नीचे दबे धरोहर के साथ, उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट कुछ चांदनी, उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बाम्बी, चिड़िया की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बाँस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी की आवाज़ गूंजती होगी। तो इसमें इस पद्यांश में क्या कहा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर इसमें 10 में दिया गया है कि खालसी शब्द का पर्याय है। तो इसमें बताना है कि खालसी शब्द का पर्याय कौन सा है? तो विशुद्ध जो कि ये खालसी शब्द का पर्याय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, विशुद्ध। दिया गया है कि खालसी शब्द का पर्याय विशुद्ध है। खालसी के अन्य पर्याय हैं असली, खरा, अनमेल, अमिश्र, शुद्ध, ये जो कि खालसी के पर्याय हैं।
फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो चांदनी शब्द में नी प्रत्यय है, जो कि लास्ट में नी है, चांदनी प्रत्यय जो कि लास्ट में जुड़ता है और जबकि उपसर्ग पहले जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। चांदनी शब्द में नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय से बने अन्य शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। करनी, चटनी, कटनी, मरनी, ये जो सबकी सब ये जो है सभी प्रत्यय हैं, नी प्रत्यय हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कावित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है। तो कावित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है। तो विस्फोटक ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, विस्फोटक ध्वनियाँ। कावित्री विस्फोटक ध्वनियाँ नहीं बचा लेना चाहती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से अभिव्यक्ति है। तो मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, इस पंक्ति से क्या अभिव्यक्ति किया गया है इसमें। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट, जो कि ये अभिव्यक्त किया गया है इस पंक्ति में। इसमें कहा गया है कि मैं बचा लेना चाहती हूँ ज़मीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की छटपटाहट अभिव्यक्त हुई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें चिड़ियों की चहचहाहट, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, चिड़ियों की चहचहाहट, जो कि ये कविता में धरोहर के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। तो प्रस्तुत कविता के संदर्भ में चिड़ियों की चहचहाहट धरोहर का उल्लेख नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि कविता में बाँस के झुरमुट से बाँसुरी के संबंध का आशय है। तो इसका आशय है कि बाँसों में छिपी बाँसुरी की आदिम लय की खोज। तो बाँसों में छिपी बाँसुरी की आदिम लय की खोज, जो कि ये बाँस के झुरमुट के बाँसुरी के संबंध का आशय है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसमें दिया गया है कि कविता में बाँस के झुरमुट से बाँसुरी के संबंध का आशय बाँसों में छुपी बाँसुरी की आदिम लय की खोज है। क्वेश्चन नंबर फिर इसमें दिया गया है 16 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशिक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत है जो कि शामिल नहीं किया गया है। तो जबकि इसमें ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना ये शामिल किया गया है। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो, तो ये भी सुनिश्चित किया गया है। फिर इसके बाद दिया गया है कि पाठचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो। तो इसमें ऑप्शन सी वाला ये जो कि गलत कहा गया है, जबकि ये पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि न हो, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट होगा। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के निर्देशिक सिद्धांतों में पाठचर्या को इस प्रकार समृद्ध करना चाहिए कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो, शामिल नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। तो भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल होना चाहिए। तो ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। तो ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ध्वनि विज्ञान होनी चाहिए भाषा के आंतरिक संबंध में, और वाक्य को तोड़ने का कार्य करना चाहिए, जो कि वाक्य विन्यास कहलाता है, वाक्य को अलग अलग प्रस्तुत करने का। इसमें दिया गया है कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो ये दिया जाता है अभिव्यक्ति को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, अभिव्यक्ति को दिया जाता है। इसमें दिया गया है कि अभिव्यक्ति के द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बच्चों भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चे जो होते हैं वह भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह
किसका विचार है? तो ये किसका विचार है? तो ये नामोम चॉम्स्की का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, नामोम चॉम्स्की का है। नामोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेतित करता है? तो यह व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना इस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा गया है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होने की तरफ संकेत कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है? तो बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरे के हस्तलिखित सामग्री के पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलेगा, और ऐसा करने से बच्चों को जब दूसरे के लिखित कार्य की जांच करने का मौका मिलेगा तब वह उसकी कमियों और इच्छाओं को जान सकेंगे, जिससे उनके अपनी कमी को पूरा करने का पर्याप्त अनुभव हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए? तो इसमें पहले में कहा गया है कि लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, जो कि ये गलत है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें केवल लोकगीतों के माध्यम से ही पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, तो ये भी गलत है। इसमें बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, तो इसका डी वाला राइट होगा। जो इसमें बच्चे होते हैं वे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे को सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों का भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमारे देश एवं संस्कृति की परिचायक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? तो शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से पढ़ा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता है, संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो इसमें कौन सा तर्क है जो कि उचित नहीं है? पहला दिया गया है कि सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, तो सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, जो कि ये सही है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, तो ये भी सही। इसमें बच्चों को शब्द भंडार के विकास का अवसर प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। इसमें दिया गया है कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, जो कि ये ऑप्शन नंबर इसका डी वाला गलत है। इसमें यही सही है। इसमें डी वाला, इसमें ऑप्शन डी इसका राइट होगा। फिर इसके बाद दिया गया इसमें कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में यह कहना कि सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, उचित तर्क नहीं है, जबकि भाषा की कक्षा कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में विकास होगा तथा उन्हें भाषा सुनने के परिवेश के साथ साथ उनके अवलोकन की भी क्षमता का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर फिर इसके बाद आता है 25 है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया है इसमें? तो एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। भाषा एक अर्जित योग्यता है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक था। उसने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया जाता है कि बालक के विकास में समाज का क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। वह कहता है कि
भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, सही नहीं है। जबकि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन से आशय है कि हमने क्या सीखा और भाषा अधिगम से तात्पर्य है कि क्या सीख रहे हैं। हमारा भाषा परिवेश जितना समृद्ध और विस्तृत होगा उतना ही हमें भाषा सीखने में सरलता होगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है कि इसमें भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, जो कि ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल रहता है, कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्यापन में सहायक होता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। तो इसमें बताना है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा इसमें विचार उचित है, इसको बताना है। इसमें कौन सा विचार उचित है। इसमें कहा जा रहा है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, जो कि ये गलत है। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिगम का प्रयोग होना चाहिए, तो ये भी इसमें गलत है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, तो जो कि ये सी वाला इसका राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चे को भाषा सीखने का समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की सहज स्थिति नहीं बन सकती। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है स्वालीन विकार आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है। इसमें बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है बच्चा। इसमें दिया गया है स्वालीन विकार में बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणक उपागम होता है, तो कौन सा उपागम होता है। तो इसमें संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, जो कि संप्रेषण परक उपागम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसमें राइट होगा। इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण की संप्रेषण परक उपागम के संदर्भ में भाषा प्रयोगों की कुशलता पर बल देना भाषा शिक्षण का संप्रेषक परक उपागम होता है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फिर 30 है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को माध्यम स्तर बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। तो इसमें जो होता है वह प्रत्यक्ष विधि होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। प्रत्यक्ष विधि होता है। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्य स्तर तक बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने देखा है, जो कि ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।